एमएसपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जो मांग थी, उसके बगैर किसान नेताओं ने क्यों जो है ये समझौता एक्सेप्ट किया? सबसे पहला सवाल। एसकेएम किस तरह से अस्तित्व में आया और कैसे ये संगठन बना और इसमें आपकी क्या भूमिका रही? दक्षिणी हरियाणा में आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहे कि ये आंदोलन वहां पे नहीं हो पाया? दिग्विजय चौटाला उन्होंने एक बयान दिया कि योगेंद्र यादव कभी भी, जो गुड़गांव से भाजपा सांसद है रावनजीत सिंह, उनसे वो कभी इस्तीफा नहीं मांगते। या इसके पीछे क्या रीजन कि हरियाणा जो आंदोलन खत्म हो गया है तो जो एक भाईचारा बना है, एसवाईएल की डिमांड की जाए, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? योगेंद्र यादव जो है वो अपने इलाके में कम एक्टिव नजर आते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में इतने एक्टिव क्यों नहीं है, ये वो पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक में। और अभी इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र यादव है, किसान लीडर है, जय किसान आंदोलन से आते हैं। और किसान आंदोलन में आपने इनको लगातार देखा, एसकेएम के मेंबर भी रहे। तो इनसे पूरे आंदोलन के बारे में हम बातचीत करेंगे और कुछ सवाल होंगे आंदोलन से जुड़े, हरियाणा से जुड़े। तो सर, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई। जी। मेरा पहला सवाल ये है योगेंद्र जी कि एमएसपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की जो मांग थी, उसके बगैर किसान नेताओं ने क्यों जो है ये समझौता एक्सेप्ट किया? सबसे पहला सवाल। राहुल भाई, कोई भी आंदोलन नहीं होता जो कहे कि 100 में से 100 बात मानी जाए मेरी। कोई एक बिंदु आता है जहां आप पूरा, और यही आंदोलन की रणनीति होती है, आप मूल्यांकन करते हैं, कहते हैं इतनी हमारी ताकत है, इतनी हमारी क्षमता है, ये हमें हासिल हुआ है, और कुल मिला के क्या सौदा करने लायक है। दुनिया का कोई सौदा ना मुफ्त में मिलता है, ना जैसा दाम आप चाहते हो उस पर मिलता है। हमने इस सब का मूल्यांकन किया और जी। सबकी कलेक्टिव राय थी। ऐसे में किसी एक व्यक्ति की राय नहीं चलती, सबकी कलेक्टिव राय थी कि देखिए, हम्म। 3 कानून जो रद्द करवा लिए, बहुत बड़ी चीज है जो आज तक इतिहास में कभी हासिल नहीं हुई है, किसी ने सोचा नहीं था। मोदी जी के समर्थकों ने नहीं सोचा था, उनके विरोधियों ने भी नहीं सोचा था कि ये हम्म। हो जाएगा। ये बड़ी चीज हासिल हो गई है। और हमारे लिए जो आखिरी 20 दिन में सबसे बड़ा सवाल था, वो था कि हरियाणा में खास तौर पे जो मुकदमे हुए हैं, वो जी। वापस होने का बिल्कुल लिखित आश्वासन हमें मिले। वो हम्म। सरकार ने भी दिया, बिल्कुल उसमें कोई जो शब्दावली हमें पसंद थी वो शब्दावली में दिया, जिसमें था कि भाई हर तरह के केस पूरी तरह से वापस लिए जाएंगे। मुआवजे की बात पे समझौता हुआ। तो हमने कहा ठीक है, एमएसपी का सवाल छोटा नहीं है, एमएसपी का बहुत बड़ा सवाल है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि एमएसपी पूरी तरह हासिल ना होने से किसी ना किसी तरह की निराशा जरूर है। लेकिन 2 बातें हमने हासिल की हैं इसमें राहुल भाई। पहली बात, हमने एमएसपी पर भी एक कंसेशन लिया है और हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है। जी। सरकार ने लिख कर दिया है कि एमएसपी की आज की स्थिति को बनाए रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण हम्म। इसलिए है क्योंकि हरियाणा और पंजाब में आज एमएसपी की काफी खरीद होती है। और जी। हमारा पहला डर तो ये था कि भाई जो हो रहा है कल को वो तो सरकार वापस नहीं ले लेगी। जैसा आप जानते हैं, हरियाणा में पिछले कुछ सालों में किसान आंदोलन के दबाव से गेहूं और धान के अलावा सरसों की खरीद भी हुई है और बाजरा की खरीद हुई है। तो हमारा था जी। कि उसकी स्थिति पास ना हो जाए। तो पहला हमने एमएसपी पे जो हासिल किया वो ये कि सरकार ने लिख के कहा है कि एमएसपी को जैसा बरकरार रखा जाएगा। दूसरा, एमएसपी का नाम पता लग गया। आज से 2 साल पहले अगर मैं किसी 1 साल पहले किसी पत्रकार से भी पूछ लेता एमएसपी क्या है, वो शायद बता नहीं पाता। आज हम्म। बच्चे बच्चे को पता है, हर किसान को पता है कि मेरा कुछ हक है जो मुझसे छीना जा रहा है। बहुत बड़ी हम्म। उपलब्धि है। और तीसरा, किसान को ये पता लग गया है कि भाई लड़के जीता जा सकता है। तो एमएसपी पे अगली लड़ाई होगी जिसके लिए हम तैयार हैं। रही बात अजय मिश्रा टेनी की, ये बात सही है, वो एक राजनीतिक लड़ाई है। उस लड़ाई को हमें सड़क पे लड़ना पड़ेगा। और मैं तो चाहता हूं जितना बीजेपी देर करेगी उतना उनके लिए महंगा सौदा होगा। लड़े करें। अगर इस बेशर्मी पे उतर आए हैं, और उसके बाद तो और भी हुई है बेशर्मी, अगर इस बेशर्मी पे उतर आए हैं तो मैं तो चाहता हूं अजय मिश्रा टेनी पूरी 400 की 400 विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की घूमे। जहां जाएंगे कम से कम बीजेपी के 5,000 वोट कटवाएंगे। जी। अच्छा, ये तो हुआ अजय मिश्रा और एमएसपी की बात। अब बात करते हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा जो बना, एसकेएम जिसको नाम दिया गया, उससे पहले हम देखते थे कि अलग अलग जगहों पे आंदोलन होते थे तो संगठन अलग अलग लड़ते थे। तो एसकेएम की अगर मैं बात करूं, एसकेएम किस तरह से अस्तित्व में आया और कैसे ये संगठन बना और इसमें आपकी क्या भूमिका रही?
ये कहानी शुरू होती है भाई 2017 से। मंदसौर में मध्य प्रदेश में किसानों पे फायरिंग हुई। ये 6 जून 2017 की घटना है। 10 जून को हम सब मंदसौर में थे और वहीं मंदसौर में बैठ के हमने कहा यार कब तक होता रहेगा किसानों के साथ। तो 15 जून को ही हमने दिल्ली गांधी पीस फाउंडेशन में एक बैठक की देश भर के किसान संगठनों की, और तब पैदा हुआ ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें उस वक्त 125 संगठन थे। बाद में बढ़ते बढ़ते 200-250 संगठन उसमें हो गए थे। ये वो संगठन जिसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, उसकी वर्किंग ग्रुप जिसमें मैं शुरू से शामिल था, पहले दिन से मंदसौर से हम शामिल थे। ये वो समूह है जिसने 26 सितंबर को कॉल दिया पहली बार दिल्ली चलो का, पिछले साल। 2017 में बनने के बाद से हमने बड़ी बड़ी किसान संसद की, दिल्ली के ऊपर बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक प्रदर्शन किए। हमने एमएसपी का पहली बार बिल संसद में 2018 में डाला। हमने आरसीईपी का विरोध करके प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि वापस लें उसे। और यही एआईकेएससीसी है जिसने इनका विरोध करना शुरू किया, तीनों कानूनों का। और 26 सितंबर को हमने पहली बार कॉल दिया कि 26 नवंबर को दिल्ली आओ, दिल्ली चलो, ये कॉल दिया हमने। लेकिन हमें महसूस हुआ कि नहीं, एआईकेएससीसी से खाली नहीं होगा। 250 संगठन तो हम हैं, लेकिन और को भी जोड़ने की जरूरत है। तो हमने 27-28 अक्टूबर को दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा में एक मीटिंग की, जिसमें 2 और नेता हमारे साथ जुड़े, माननीय राज्यपाल जी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी। और उसी दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 28 अक्टूबर को पिछले साल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक 5 सदस्यीय समिति की घोषणा की, जो कि दिल्ली में किसानों को बुलाएगी और आंदोलन का संचालन करेगी। उन 5 में मैं भी एक था, राज्यपाल जी थे, गुरनाम सिंह जी थे, और मैं भी उनमें से था। फिर हमें लगा कि तब उन्होंने अनुरोध किया कि नहीं, कुछ संगठन और बाकी हैं, उनको भी लाना है। तो हमने एक हफ्ते बाद फिर एक और मीटिंग की। उसमें हमने पंजाब के और देश का एक अन्य है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, उसको हमने जोड़ा उसमें। तब हमारी उस 5 सदस्यीय समिति में 2 और लोग शामिल हुए, कक्का जी और दल्लेवाल जी। तो वो 7 सदस्यीय समिति बन गई। इस 7 सदस्यीय समिति ने चंडीगढ़ में जाके कॉल दिया, ये शायद 10 नवंबर की बात है। 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे। उसके बाद तो इतिहास बना। तो ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसने आंदोलन का संचालन किया। लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद 2 बहुत बड़ी ताकतें इसमें जुड़ी आंदोलन के साथ, जो कि शुरू में 7 सदस्यीय समिति में नहीं थे। वो थे बीकेयू उग्राहा और राकेश टिकैत जी का भारतीय किसान यूनियन। हमने इन दोनों से भी अनुरोध किया कि ये दोनों संगठन बाद में इसमें शामिल हुए, जो इनिशियली तो वो शुरू में नहीं थे, बाद में शामिल हुए। तो कोई 1.5-2 महीने बाद हमने आग्रह किया कि आप सरकार के रिप्रेजेंटेशन में तो शामिल हो ही रहे हैं, सरकार को प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, आप इसमें भी जुड़िए। तो फिर वो 9 सदस्यीय कमेटी बनी। तो ये 9 सदस्यीय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इसने पूरे आंदोलन का संयोजन और संचालन किया। हालांकि फैसले एक बहुत बड़ी मीटिंग में, अंतिम फैसले एक पार्लियामेंट नुमा बड़ी मीटिंग थी जिसमें कोई 100 के करीब लोग आते थे, उसमें लिए जाते थे। आपने जिस तरीके से इस आंदोलन को सबने देखा कि ये पूरे वर्ल्ड में इस आंदोलन की चर्चा हुई, लेकिन हरियाणा का ही एक ऐसा इलाका है जहां से आप भी आते हैं, दक्षिणी हरियाणा। तो बेसिकली दक्षिणी हरियाणा में आप क्या मानते हैं, क्या कारण रहे कि आंदोलन वहां पे नहीं हो पाया, या वहां पे इसको इतना समर्थन जो है वो नहीं हासिल हुआ? आंदोलन का अलग अलग मिजाज रहा है, अलग अलग जगह। पंजाब में लगभग पूरे पंजाब में हुआ। हरियाणा में आप सही कह रहे हैं, दक्षिण हरियाणा में उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ये ना कहिए कि वहां था नहीं। आप जैसा जानते हैं, गंगायचा टोल बंद किया गया, मेवात में कितने बड़ी बड़ी महापंचायत हुई, और दक्षिण हरियाणा के ये जो अपना महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव का इलाका है, वहां से भी लोग आए। लेकिन मुझे कबूल करने में कोई संदेह नहीं है कि यहाँ उतना ज्यादा समर्थन नहीं मिला जितना बाकी इलाकों में। वजह क्या थी? 2-3 वजह है। एक तो जैसा आप जानते हैं, हरियाणा में कभी भी कोई बड़ा किसान आंदोलन इस इलाके में नहीं हुआ है। हरियाणा के जितने भी आंदोलन हुए हैं उधर वो सरसा, हिसार, रोहतक, जींद इस इलाके के रहे हैं। दूसरा, इसमें ये जो इलाका है, ये इलाका एग्रीकल्चर से ज्यादा सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ये भी लगता है कि ठीक है, एग्रीकल्चर से कुछ मिलना मिलाना तो है नहीं, ऐसे भी वो चलता रहता है। और तीसरा, कहीं ना कहीं एक जाति का पक्ष रहा।
जातीय समीकरण जो हरियाणा में है, और जी हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिवली इसको प्रमोट करने की कोशिश की। जैसा आप जानते हैं, हरियाणा में बीजेपी ने जाट बनाम गैर जाट की राजनीति खेलने की कोशिश की है। तो इस इलाके में बीजेपी ने और स्थानीय बीजेपी नेताओं ने जम के प्रचार किया, भाई ये तो जाटों का आंदोलन है। और इस इलाके में, जैसा आप जानते हैं, जाटों की संख्या बहुत कम है। तो जी इस कुप्रचार का भी असर हुआ। लेकिन एक बात जाते जाते आपको बताऊं कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा इस आंदोलन का, वो दक्षिणी हरियाणा होगा। वो जी ऐसे जी हाँ कि बाकी हरियाणा में तो गेहूं धान की खरीद वो तो पहले भी होती थी, वो चलती रहेगी, वो केंद्र सरकार करती है, वो तो राशन की दुकान के लिए करती है। लेकिन ये जो कंसेशन मिला है लिख के भारत सरकार से कि एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी, उससे बाजरा और सरसों के किसान को एक सपोर्ट मिला है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि एमएसपी का जो पॉलिसी है वो बदस्तूर जारी रहेगी, ये सरकार ने आप लोगों को लिखित में आश्वासन दिया है। तो लेकिन अब की बार जो दक्षिणी हरियाणा में बाजरे को लेके भावांतर योजना आई है, तो वो योजना उसमें भी है या फिर उस बाजरे को एमएसपी के लिए जो है वो सरकार ने कहा है कि एमएसपी पे ही खरीदो? देखिए, यही बातें हैं, इनका अभी खुलासा होना बाकी है। और अगर मेरी बात, मेरी इच्छा चलती, तो मैं जरूर चाहता कि सरकार से अ, इस पे हम थोड़ा विस्तार से लिखवा पाते। हम्म तो मेरी समझ के हिसाब से एमएसपी की वर्तमान व्यवस्था जारी रहने का मतलब है कि जहां खरीद होती है वहां खरीद हो, जहां एमएसपी का भावांतर दिया जाता है वहां भावांतर दिया जाए। देखिए, एमएसपी की राय की मूल भावना क्या है? हमारी ये हम्म, मांग नहीं है कि सरकार 23 की 23 पूरी की पूरी फसलें खरीद ले, जी कि कपास भी खरीदे और सरकार पूरी मूंग भी खरीद ले, हर दाल खरीद ले, हर तरह की चीज खरीद ले। नहीं, हमारी मांग ये है कि किसान की जेब में उतना पैसा जाए जो कि एमएसपी है। चाहे हम्म सरकार खरीदे, सरकार हम्म ना खरीदे तो सरकार जो किसान को घाटा है उसकी पूर्ति कर दे। जैसा कि हरियाणा की इस साल बाजरे की योजना ने किया, उसमें हम्म किसान को थोड़ा घाटा हुआ। मेरा हम्म योजना की भावना से दिक्कत नहीं है मुझे। भावांतर के तरीके से आप किसान को सरकार कहे कि भाई हमें अपने गोदाम नहीं भरने, भरने के बाद हम बाजरे का क्या करेंगे, थोड़ा बेचेंगे, बाकी का हम क्या करेंगे, हमें नुकसान होता है। तो मैं कहूंगा ठीक है, कोई बात नहीं, आप किसान को जो नुकसान हो रहा है वो सीधा किसान की जेब में डाल दो। मेरे को हम्म जो दिक्कत है हरियाणा सरकार की इस साल की नीति से, वो ये है कि किसान को नुकसान हुआ 800 साढ़े 800 रुपए का, आपने उसकी जेब में 600 रुपए डाला। नंबर दो, आपने किसान को एक फ्लैट हिसाब से कर दिया, फला जिले के अंदर इतने क्विंटल, उस जिले के अंदर इतने क्विंटल। किसानों ने ज्यादा पैदा किया था, ज्यादा पैदा करने वाले को नुकसान हुआ। और तीसरा, ये जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ये अभी भी बड़ा गड़बड़ है। किसी ने कहा मैंने उगाया बाजरा, सरकार की तरफ से आ गया नहीं बाजरा नहीं, आपके खेत में तो धान है, आपके हम्म खेत में तो हल्दी है। मतलब वहां कोई सवाल नहीं हल्दी लगाने का, लगा दिया उन्होंने। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के चलते कई जो किसान जिनको मिलना चाहिए था फायदा, उनको नहीं मिल सका। तो मेरी समस्या भावांतर के सिद्धांत से नहीं है, मेरी समस्या व्यवहार में जो अभी इसमें स्कीम में कमियां हैं उससे है। और मैं समझता हूं अगर सरकार कहती है वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जहां जहां किसान को हम एमएसपी की भरपाई या खरीद कर रहे हैं, वहां भरपाई या खरीद हम करेंगे। बस ये हम्म मेरे लिए काफी है, मुझे इससे मतलब नहीं कि सरकार अपने गोदाम भरे कि ना भरे। जी। आपने सिरसा में पक्का मोर्चा किसान आंदोलन के दौरान लगाया और दिग्विजय चौटाला से कहा कि वो किसान चुने या कुर्सी चुने, इस तरीके से आपने उनको टारगेट किया। सॉरी, दुष्यंत चौटाला को। तो उनके भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने एक बयान दिया कि योगेंद्र यादव कभी भी, जो गुड़गांव से भाजपा सांसद है राव इंद्रजीत सिंह, उनसे वो कभी इस्तीफा नहीं मांगते या उनका वो कभी विरोध नहीं करते। और हमने भी कहीं ना कहीं ये देखा है कि आपने कभी भी आपने प्रधानमंत्री पे सवाल उठाए, एमएल खट्टर पे सवाल उठाए, दुष्यंत चौटाला पे उठाए, लेकिन कभी भी आपने राव इंद्रजीत सिंह, जो जिन्होंने यहाँ पे एसवाईएल की रैली भी हुई और भाजपा जजपा नेता यहाँ आके कार्यक्रम भी किया साउथर्न हरियाणा में, तो कभी भी आपने उन चीजों का विरोध क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या रीजन है? ये बात सच है ही नहीं। मैंने हर जगह हर व्यक्ति का, जब जब दुष्यंत चौटाला का हमने विरोध शुरू किया, उन्होंने कहा आपने एमएल खट्टर का नहीं किया, आप दुष्यंत चौटाला का विरोध क्यों कर रहे हो, ये भी बात आई थी शुरू में।
आप तो मुख्यमंत्री का विरोध क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहे, कुछ खास बात है? हमने कहा खास बात ये है कि तुम कहते हो कि हम किसान पुत्र हैं। दुष्यंत चौटाला की राजनीति क्या है कि हम ताऊ देवीलाल के परिवार से हैं, हम किसानों के पुत्र हैं, हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के नेता हैं, किसानों की पार्टी है। इतना प्रोपेगेंडा करते हो। तो हमने कहा भाई किसान विरोधी काम हो रहा है, तुम हटो। उसके पीछे एक रणनीतिक समझ भी थी। रणनीतिक समझ क्या थी कि जैसे पंजाब से अकालियों को इस्तीफा देना पड़ा, उसी तरह से जब अकालियों के इस्तीफे से सारी बात शुरू हुई थी, तो हमने कहा जैसे पंजाब में अकालियों ने छोड़ा, ठीक उसी तरह से आप लोग भी छोड़ो, क्योंकि आप तो किसान का नाम लेके भाजपा के समझौता करने आए थे, भाजपा के सहयोगी थे। एमएल खट्टर का विरोध कब किया? जब उन्होंने कहा लठ उठा लो और ये इकट्ठे हो जाओ, है ना? तब जब मैं शुरू में लोगों ने कहा खट्टर का विरोध क्यों नहीं किया, मैं कहा विरोध तो दिन रात करते हैं, लेकिन वो अपने आप को किसान नेता नहीं कहता। जिस दिन किसान नेता कहता होगा तो वो कर देंगे। उन्होंने उटपटांग बात की, उनको भी कहा। और रही बात राव इंद्रजीत की, उनके बारे में उनके किसान विरोधी पक्ष और दक्षिण हरियाणा के खिलाफ उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं और उससे दक्षिण हरियाणा को जितना नुकसान हुआ है, उसके बारे में तो आज नहीं, मैं तो हर बार बोलता हूं। जब जब कॉल गई एमपीज का विरोध करने की, तो गुड़गांव के एमपी के खिलाफ भी हमारे लोग पहुंचे, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया। इलाके में आंदोलन का मिजाज कमजोर था, उसके चलते उस तरह से, जिस तरह से आप हिसार और सिरसा में जो काम आंदोलन कर सकता था, वो काम रेवाड़ी गुड़गांव में संभव नहीं था। लेकिन उनके या उनके लोगों का समर्थन करने का तो सवाल ही नहीं होता। आपने देखा होगा पिछले साल एसवाईएल के बारे में काफी इनका एक वो है कौन, एक एमएलए है इनके वहां महेंद्रगढ़ के, उन्होंने एसवाईएल के ऊपर मेरे से कई सवाल पूछे थे और खुल के हमारा पब्लिक के अंदर हुआ था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा ये आप किसानों का आंदोलन कर रहे हो तो आप ऐसा करो, एसवाईएल के बारे में सहमति क्यों नहीं दिलवा देते? तो ध्यान होगा। तो ये सब राव इंद्रजीत का ही तो स्पॉन्सर्ड मामला था, जिसके अंदर खुल के बात हुई, पब्लिक में बहस हुई। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम अपनी अपनी जो पंजाब बीजेपी से बयान दिलवा दो, मैं बीजेपी के हो ना, पंजाब बीजेपी से बयान दिलवा के दिखाओ। और एसवाईएल के सवाल पे बोला तो इसमें कोई कम बोलने और इत्यादि का कोई सवाल ही नहीं होता। केवल सवाल ये था कि इस इलाके में आंदोलन का उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था जितना बाकी इलाके में। और अगर इस इलाके में हम ऐसी कोशिश करते, पब्लिक सपोर्ट से आगे जाके अगर हम कुछ करते, तो फिर वो कहीं ना कहीं हिंसा या उस तरह की चीज में जाता। किसी भी आंदोलन में रणनीति आपको देखनी पड़ती है, कहाँ कितना आपको टारगेट करना है, वो समझ के चलना पड़ता है। उसी समझ से हमने किया जो किया। आपने आने वाले दिनों में भी देख लेंगे कि राव इंद्रजीत के बारे में हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप देख लेंगे। आपने जिक्र किया एसवाईएल का, मैं उस सवाल पे आने वाला था। तो एसवाईएल जब सरकारें रही, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, लेकिन उसका अब तक कोई हल नहीं निकला है। तो ये अभी बात चल रही है कि हरियाणा जो आंदोलन खत्म हो गया है, तो जो एक भाईचारा बना है, एसवाईएल की डिमांड की जाए। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? एसवाईएल चूंकि दक्षिणी हरियाणा के लिए बेहद जरूरी चीज है और इवन हरियाणा के लिए भी, तो इस पूरे मामले का कैसे हल निकाला जा सकता है आपके हिसाब से? भाई इस सवाल पे आज नहीं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं। 2002 में शायद पहली बार हमने पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया था। तब मेरे पिताजी भी थे। पिताजी ने इनिशिएटिव लिया था और कहा था हरियाणा और पंजाब के किसानों, बुद्धिजीवी, किसान हितैषियों को एक साथ बैठा के हम इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तब एक पुस्तिका भी हमने उस जमाने में निकाली थी उसके बारे में। उसके बाद मैंने 2-3 बार लिखा है। और 2-3 बातों को हम पहले, 2 बातों को तो बिल्कुल स्पष्ट रिकॉग्नाइज कर लें। पहला ये कि ना होने के पीछे अपराधी कौन है। अपराधी इसकी तमाम बड़ी पार्टियां हैं। ये याद रखिए कि एसवाईएल का जजमेंट आने के बाद एक ऐसा समय था जबकि केंद्र में भी बीजेपी, केंद्र में कांग्रेस सरकार, पंजाब में और हरियाणा में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। वहां अमरिंदर सिंह, यहाँ हुड्डा जी और इधर मनमोहन सिंह। उस वक्त वो चाहते तो सुलझा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर एक समय आया, केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहां बीजेपी की सरकार और पंजाब में अकाली बीजेपी की सरकार। वहां चाहते तो सुलझा सकते थे, नहीं सुलझाया। तो तमाम बड़ी पार्टियों के नेता, उन्हीं के पंजाब के नेता एक भाषा बोलते हैं, उन्हीं के हरियाणा नेता ठीक उल्टी बात बोलते हैं।
और दिल्ली के नेता बैठे हुए मुस्कुराते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इनकी झूठ और मक्कारी की वजह से ये समस्या सुलझी नहीं है। कैसे सुलझाया जा सकता है? मैंने बार बार कहा है कि उसको, इसमें कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल स्पष्ट एसवाईएल बनाने के पक्ष में है। और पंजाब ने जिस तरह के कानून बनाए थे वो तो फिर बिल्कुल इलीगल कानून थे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि कोई राज्य सरकार उस तरह के कानून बना सकती जैसा 2004 में बना था। लेकिन मैंने बार बार कहा है, केवल कानूनी बात को दबा के और उसके जरिए समाधान करवाने से नुकसान होगा, संभव नहीं होगा। तरीका एक ही है, भाईचारे से, क्योंकि हरियाणा और पंजाब पड़ोसी हैं, आपस में बात करके इसका कोई बातचीत से समाधान निकालें, बजाय कि केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला एनफोर्स करवाने से। वो करवाने की 20 साल कोशिश हो ली, 20 साल तो नहीं, 20 साल से थोड़ा कम, कोई इस टाइम 17 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का लिखित फैसला एनफोर्स नहीं करवा पाए हैं। अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि अगले 50 साल और कोशिश कर लो भाई, कर लो जिसने करनी है। या दूसरा ये है कि पंजाब हरियाणा के लोग आपस में बैठ जाओ और बैठ के इसका समाधान निकालो। समाधान क्या हो सकता है, मेरा अपना जो अनुमान है, अगर मेरे से बैठ के बात करनी हो तो मैं ये कहूंगा कि हरियाणा का हित इसमें है कि एसवाईएल कनाल जल्दी बने। जितना देर होगी, अगर 20 साल देर करके आपने पूरा हक ले भी लिया तो आपको फायदा नहीं है। आज मिल जाए जितना मिले। नंबर 2, अभी भी पानी का काफी हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है, जबकि वो 100% भारत का हिस्सा है, सतलुज का हिस्सा। उसको रोक के हरियाणा की तरफ डाइवर्ट किया जाए। और नंबर 3, आज पंजाब में जो इस्तेमाल हो रहा है पानी, जो सचमुच आज इस्तेमाल हो गया और पिछले 20, 30, 40 साल से उनको आदत हो गई है, उसमें हरियाणा की तरफ से नरमी दिखाई जाए कि हाँ भाई ठीक है, आपको जो भी कारण था, जो भी हमारे नेताओं ने पुराने पाप किए थे, उसकी वजह से इतने साल तक ये चल रहा है। हरियाणा अपने हिस्से की मांग को थोड़ा सा कम करे और पंजाब इसकी जल्दी के लिए तैयार हो। हरियाणा को जल्दी की जोर करना चाहिए बजाय कि प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन हरियाणा 5-10% अपना हिस्सा कम कर ले, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे भी कम कर ले, लेकिन जल्दी करवा ले। ये गारंटी दो भाई कि कर दोगे। ऐसा कुछ किया जाए तो संभावना हो सकती है। और मैं समझता हूं किसान आंदोलन की सफलता के बाद अब ये भी एक मौका बना है जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान आपस में बैठ के इसके ऊपर बात करें, जिसकी बेहद जरूरत है। क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसानों को एक दूसरे से लड़ाने की साजिश जो नाकामयाब हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके आधार पे हमें पानी के बंटवारे की बात करनी चाहिए। एक आखिरी बात और कह दूं, वो ये कि ये जो कहना है कि दक्षिण हरियाणा के किसान को पानी मिलेगा तो भैया वो पंजाब से आके ही मिलेगा, बीच वाले अपना रास्ता कुछ नहीं देंगे। उत्तरी हरियाणा जो है वो कुछ पैसा, एक बूंद पानी नहीं देगा। ये भी धोखाधड़ी है, ये भी बेईमानी है भाई। कहीं नहीं लिखा हुआ कि हरियाणा का पानी केवल पंजाब से आके दक्षिण हरियाणा में पानी आएगा। सच बात ये है, हरियाणा के अंदर जो पानी उपलब्ध है उसका भी बेहतर बंटवारा होना चाहिए। ये भी कहने की किसी की हिम्मत नहीं है। मेरा अगला सवाल ये है कि पिछले साल जब किसान 26 और 27 तारीख को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे, तो उस समय ये वहां पे मैं भी मौजूद था और हमने देखा कि वहां पे एक इस चीज को लेकर कंफ्यूजन था कि आगे जाए या यहाँ बैठे। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? क्योंकि द कैरवन में इस तरह की एक रिपोर्ट छपी जहां पे ये आपको इस चीज के लिए जिम्मेवार बताया गया था कि आप जो है उनको बुराड़ी मैदान में या रामलीला मैदान में वहां लेकर जाना चाहते थे। तो ये पूरा क्या मामला था असल में, ये जरा बताइए। मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी थी और मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनके एडिटर को फोन करके भी बोला कि भाई इतने बड़ा झूठ छापने से पहले आप थोड़ा चेक तो कर लिया करो। मैं आपको बिल्कुल इसके तथ्य बता देता हूं, क्योंकि मेरा दरअसल इससे कोई लेना देना था नहीं। जैसा आप जानते हैं 26 तारीख को मैं तो गुड़गांव में था, वहां हम सड़क ब्लॉक कर रहे थे और 26 का सारा दिन मैं तो हरियाणा पुलिस के डिटेंशन में था, क्योंकि हमने दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। 26 को हम सबको अरेस्ट कर लिया गया था। हाँ, बिलासपुर के आसपास, मानेसर बिलासपुर के आसपास हमें अरेस्ट कर लिया गया था। 27 की सुबह हम लोगों ने, जो उस वक्त 7 मेंबरी कमेटी थी, उसने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि अब चूंकि किसान आ रहे हैं
तब तक वहां के बैरिकेड टूट चुके थे, शंभू बॉर्डर वगैरह के, शंभू बॉर्डर के टूट चुके थे। हमने कहा किसान आ रहे हैं, उनको कोई उचित जगह दी जाए, संभव हो तो रामलीला मैदान हमें दिया जाए आने के लिए। ये हमने 27 की सुबह चिट्ठी लिखी। फिर मुझे पंजाब के साथियों ने कहा कि आप तुरंत दिल्ली पहुंचिए। मैं गांव आया था, पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी उस दिन, मैं गांव आया था, तो वहां से मुझे फोन आया कि आप तुरंत दिल्ली की तरफ चलिए, क्योंकि वहां सिंघू हमारे किसान उधर आ रहे हैं। जब मैं रास्ते में था तो मुझे हमारे किसान नेताओं का फोन आया, और अब मैं बहुत स्पष्ट बता सकता हूं, उन्होंने मुझे जगमोहन सिंह, जो कि बीकेयू डकौंदा के नेता हैं, एआईकेएससीसी में हमारे साथी रहे थे, उनका और दर्शन पाल जी का फोन आया कि हम लोगों की, यानी कि पंजाब के नेताओं की सरकार से बात हो गई है। सरकार में किससे बात हुई है? उन्होंने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से बात हो गई है। किस किस से बात हुई? मैंने कहा, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी फला लोगों से बात की है। नंबर 1 डॉक्टर बलबीर सिंह राजेवाल जी से, नंबर 2 बूटा सिंह बुर्जगिल से, नंबर 3 दर्शन पाल से बात नहीं हुई थी, जगमोहन सिंह से बात हुई, नंबर 4 गुरनाम सिंह चढ़ूनी से उनकी बात हुई सरकार की, नंबर 5 वीएम सिंह, जो उस वक्त एआईकेएससीसी में हुआ करते थे। उन्होंने कहा हम पांचों लोगों से सरकार की बात हो गई है, सरकार बुराड़ी के लिए राजी हो गई है, और हम लोगों को बुराड़ी ज्यादा पसंद है रामलीला मैदान की तुलना में। ये मुझे पंजाब के नेताओं ने बताया फोन पे। तो मैं उस तरफ जा रहा था, मुझे कहा कि आप वहां पहुंचिए, क्योंकि मैं इस तरफ से जा रहा था, मैं इधर गुड़गांव की तरफ से जा रहा बैरिकेडिंग था, की और तरफ से आप सुबह वहां पहुंचे थे जी। मैं बैरिकेड के उधर से आ रहा था। तो उस वक्त तो उन्होंने मुझे फोन किया, जगमोहन जी ने फोन किया कि यहाँ तो टोटल जैम हो गया है, हम लोग 15-20 किलोमीटर पीछे हैं कैरवान में, और जो आगे का दस्ता है उसे जाके ये संदेश देना है। उसके अंदर राजेवाल जी भी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, आप आगे के दस्ते से जाके बात कीजिए। तो मैं वहां पहुंचा। उस वक्त पुलिस ने मुझे बात नहीं करने दी। मैं पहुंचा वहां पे, बैरिकेड की तरफ से गया तो पुलिस ने कहा नहीं नहीं, बात नहीं करना, बात नहीं करना। और मैंने देखा 10-15 मिनट बाद वीएम सिंह आए। वो आए और उनकी पुलिस से कुछ पहले से बात हो चुकी थी, तो उन्होंने पुलिस अफसरों को इशारा किया और वीएम सिंह उनके साथ सीधे आए और वहां पे खड़े हो गए। बाद में कुछ ऐसा भी चलाया गया कि वो पुलिस की गाड़ी में आए, वो पुलिस की गाड़ी में वो नहीं आए थे। खैर वो आए, उन्होंने मुझे देखा, हैरान हुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कैसे पहुंचे? मैंने कहा मैं गुड़गांव की तरफ से आ रहा हूँ, वो दिल्ली की तरफ से कहीं आ रहे थे। तो उन्होंने वहां पे एक पब्लिक एड्रेस, पुलिस का पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेके एड्रेस करना शुरू किया। वहां उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि बुराड़ी जाएंगे, और वहां किसानों ने उनका विरोध करना, वहां जो बिल्कुल फ्रंट में यूथ था, उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। मैं वहां पे उधर उसके साथ में खड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने एड्रेस उस वक्त नहीं किया, मैंने केवल बीएम सिंह का परिचय बाद में करवाया कि ये व्यक्ति है, आप पंजाब वाले शायद जानते नहीं होंगे, एआईकेएससीसी के उस वक्त चेयरमैन थे बीएम सिंह। तो उधर वहां पे किसानों के बीच में हूटिंग हो गई, बीएम सिंह को पीछे जाना पड़ा। फिर मैं जाके बैरिकेड क्रॉस करके किसानों के अंदर गया, वहां गया और वहां मुझे राजेवाल जी मिले, जो पहचानते, वो हमारी कमेटी के मेंबर थे। तो मैंने राजेवाल जी से कहा जी आपका क्या फैसला है? उन्होंने कहा फैसला है बुराड़ी जाने का। सो मैंने कहा फिर आप सबसे बात कर लीजिए। तो फिर राजेवाल जी ने पंजाब के 15-20 लीडर्स को बुलाया। उसमें जगमोहन जी, दर्शन पाल जी नहीं थे, क्योंकि वो पीछे थे, 15-20 किलोमीटर पीछे थे। वहां पे जितने 20 के करीब, और मैं उस मीटिंग में खड़ा था, वो बैठकी भी नहीं थी क्योंकि बैठने की वहां कोई जगह नहीं थी। तो वो रोड साइड में जो मीटिंग थी, रोड के साइड में खड़े, रोड साइड में खड़े होके मीटिंग हुई थी, जिसमें 20 के करीब नेता थे। तो राजेवाल जी उसे लीड कर रहे थे, पंजाब के नेताओं की थी, उसमें कोई पंजाब के बाहर का नेता नहीं था। उसमें उस वक्त केवल 2 लोग विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें बुराड़ी नहीं जाना। एक थे जिसे बाद में मैंने पहचाना, सुरजीत सिंह फूल, और दूसरे जो इसके कीर्ति किसान यूनियन के हैं, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, सफेद दाढ़ी वाले, वो 2 नेताओं ने इसका विरोध किया। जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात कर रहे हैं? ना ना ना, डल्लेवाल जी नहीं थे ना, डल्लेवाल जी तो उस मीटिंग में थे ही नहीं, वो पीछे से आ रहे थे, वो बाद में आए थे। तो 2 लोगों ने, कीर्ति किसान यूनियन और सुरजीत सिंह फूल, इन 2 लोगों ने उसका विरोध किया, और वो वहां पे अड़ गए। राजेवाल जी ने कहा कि इनसे बात करो, मनाओ। इस बीच एक और मुद्दा आया, क्योंकि सब लोगों की उस वक्त लीडरशिप की सबकी समझ थी कि बुराड़ी जाना है। और हाँ, फिर उसके बाद गुरनाम सिंह जी आए,
राज्यपाल जी वो कर रहे थे। और तब गुरनाम सिंह जी आए। गुरनाम सिंह जी ने कहा कि आप लोग बुराड़ी क्यों नहीं चल रहे हो, मेरे लोग बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा बहुत नाराजगी है, चलो बुराड़ी चलो। तो राज्यपाल जी ने कहा कि इसके लिए राजी नहीं हो रहे लोग। फिर उसके बाद वहां बैठ के उनकी मीटिंग हुई और फैसला हुआ कि चलो इन दो लोगों को दरकिनार किया जाए और बुराड़ी चला जाए। तो राज्यपाल जी ने वहां जाके किसानों का तब तक एक मंच बन गया था, वहां जाके संबोधन किया। राज्यपाल जी ने कहा कि बुराड़ी चलो। वहां पे हूटिंग हुई, फिर किसानों ने विरोध किया और कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। फिर राज्यपाल जी वापस आए और राज्यपाल जी ने कहा कि अब क्या करें। तो फिर सबसे फोन पे बात हुई और तब फैसला हुआ कि ठीक है, अगर सबकी राय नहीं बन रही तो फिर नहीं जाएंगे। ये एपिसोड हुआ। इसको कैरवैन मैगजीन ने ऐसा प्रेजेंट किया कि मैंने और वीएम सिंह ने फैसला किया कि बुराड़ी जाए, जबकि मेरी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर से बात ही नहीं हुई। सरकार तो जैसा आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री वगैरह मुझसे बात करने में बड़ा वो करते हैं, गुरेज करते हैं। इस पे भी मैं आना चाहूंगा कि जो एसकेएम की जब बॉडी के आप मेंबर थे, बावजूद इसके चर्चा के लिए जो कमेटी बुलाई गई उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था, इस तरीके की बातें कि सरकार ने आपको बुलाने से मना किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर मना किया तो सरकार ने क्यों मना किया, आपको क्या कारण नजर आता है? 100% सच है ये बात। क्योंकि 1 तारीख सरकार ने, हम वहां पहुंचे 27 तारीख को, और सरकार ने पहले मीटिंग 3 दिसंबर को होनी थी, जिसको एडवांस करके सरकार ने कहा ठीक है हम 1 दिसंबर को मीटिंग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने, शायद ये 30 तारीख की बात है, 30 तारीख को सरकार ने कहा कि ठीक है आप कल आइए मिलने के लिए। और वहां मीटिंग हो रही थी पंजाब के संगठनों की, राज्यपाल जी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। तो खुद अमित शाह का उनको फोन आया कि आप 32 लोग आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है 32 तो हम आएंगे, साथ में 7 की जो हमारी समिति है पंजाब के बाहर की, वो लोग भी आएंगे। उन्हें लिस्ट भेजी गई। फिर उनको, राज्यपाल जी को अमित शाह का फोन आया कि ये लिस्ट तो ठीक है लेकिन इसमें योगेंद्र यादव का नाम है, उनको मत लेके आइए आप। राज्यपाल जी ने पूछा भी क्यों, उन्होंने कहा वो राजनीतिक है। तो राज्यपाल जी ने कहा कि इसमें तो हन्नन मौला भी हैं जो सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं, जो कि 7 बार एमपी रह चुके हैं सीपीएम के। अमित शाह ने कहा वो सब ठीक है, योगेंद्र यादव को नहीं लेके आना। तो इसमें तो ये तो सबके सामने हुई बात। वहां मेरे साथियों ने तुरंत मुझे फोन किया कि ऐसे ऐसे बात आ रही है, क्या करना है। मैंने कहा देखिए, एक व्यक्ति के पीछे बातचीत टूटे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आराम से जाइए। अगर मेरे बिना बात करके खुश है, उनको उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ बात में कागज वागज पढ़ना जानता हूँ, इनकी पॉलिसी पढ़ना जानता हूँ, कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो जिसका इनके पास जवाब नहीं होगा। शायद इनको गलतफहमी थी कि किसान नेताओं को घुमाया जा सकता है, उनको उल्लू बनाया जा सकता है। बात सच तो थी नहीं। तो शायद ये गलतफहमी रही होगी, या आरएसएस बीजेपी को मुझसे कुछ विशेष प्रेम है, वो भी रहा होगा। मैंने तुरंत कहा कि आप इसे मान लीजिए, बस मेरी एक ही शर्त है कि मैं इस बात को गुप्त नहीं रखूंगा, इस बात को मैं सार्वजनिक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा क्या जाता है। आप, राज्यपाल जी ने कहा बिल्कुल आप सार्वजनिक करो, इसमें क्या है, हमें जाता है। तो ये हुआ था, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए मैं टॉक्स में कभी भी नहीं गया। इस पूरे आंदोलन की बात करें तो आपको मतलब इस बात के बारे में क्या लगता है कि जैसे हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये जो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, जाट जो कम्युनिटी है, हरियाणा की सबसे बड़ी लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, उससे बाहर इस आंदोलन का उतना व्यापक फैलाव हमें देखने को नहीं मिला। जो नॉन जाट पॉपुलेशन है, ओबीसी है या दलित है या मजदूर है, उनके बीच में, तो आप मानते हैं इस चीज को, और इसके पीछे क्या कारण रहे? केवल जाट कहना गलत होगा, जाट के अलावा भी कई और, ये इसमें कोई संदेह नहीं कि हरियाणा पंजाब में जो भूस्वामी समुदाय है वो इस आंदोलन में ज्यादा आया। लेकिन भाई इस आंदोलन में नहीं, देश के जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं पिछले 100 साल में, वो हमेशा भूस्वामी समुदाय ने ही किए हैं, है ना। भूमिहीन का अलग से आंदोलन हुआ है तो भूमिहीन ने किया है, बटाईदार का बटाई के हिस्से के लिए आंदोलन हुआ है तो बटाईदार ने किया है। जो किसान आंदोलन रहे हैं, यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, कर्नाटका में देख लीजिए, सब जगह भूस्वामी जो समुदाय होता है वो हर किसान आंदोलन में अग्रणी होता है। हरियाणा में भूस्वामी में केवल जाट रहा हो ये बात नहीं है, गैर जाट भी काफी लोग आए। हमारे गुरनाम सिंह जी खुद जाट नहीं है भाई, वो बाहर दूसरे समुदाय से हैं। और
भूस्वामियों में भी दूसरे समुदाय जितने रहे हैं, वो कई समुदाय आए इसके अंदर जुड़े, लेकिन और ये आपका सही कहना है कि जो भूमिहीन दलित समुदाय है वो इस मात्रा में नहीं जुड़ा, और मैं समझता हूं वो हमारी अब जिम्मेवारी बनती है। एक तो हमारी कमी रही वो ये कि ये जो तीसरा कानून था, ये जो होर्डिंग के बारे में था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसका हम ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, क्योंकि वो एक्ट तो उसका जो अमेंडमेंट था वो तो सीधे सीधे गरीब के खिलाफ था, मजदूर के खिलाफ था। हम उसका ठीक से प्रचार नहीं कर पाए, ठीक ढंग से जोड़ नहीं पाए। आज वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम बाकी समुदायों को भी प्रॉपर तरीके से जोड़ें। लेकिन ये बात सच है कि इतना जम के जो प्रचार सरकार ने किया कि भाई ये तो, और हरियाणा में चूंकि इससे पहले जाट गैर जाट की राजनीति बहुत हो चुकी थी, तो सरकार के लिए एक बनी बनाई खाई थी जिसके अंदर वो अपने खेल खेल सकती थी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार हुआ, दूसरे लोग जुड़े, और दक्षिण हरियाणा में मेरी समझ ये है कि दक्षिण हरियाणा की जो भूस्वामी समुदाय है, मुख्यतः जो यादव लोग हैं, आंदोलन के अंतिम चरण तक आते आते मन उनका बदल चुका था, मन से वो साथ हो रहे थे, लेकिन सड़क पे अभी वो नहीं थे। जी। कृषि कानूनों की वापसी के अलावा इस आंदोलन की और सबसे बड़ी कामयाबी आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी कामयाबी तो भाई 3 मैं बताता हूं, हर जगह गिनाता हूं। नंबर 1, किसान का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस आया है। किसान अन्नदाता अपने आप को कहता है, उसका बेटा हिम्मत से कह सकता है मेरे पापा जी किसानी करते हैं। दूसरा, किसानों की एकता कायम हुई है, देश भर के किसान, और इस तरह का संयुक्त किसान मोर्चा नामक प्लेटफॉर्म बनना अपने आप में उपलब्धि है। और तीसरी उपलब्धि रही है कि किसानों को अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास हुआ है। किसान तो हनुमान जी जैसे थे कि ताकत तो असीम है, लेकिन खुद ही नहीं पता कि कितनी ताकत है। तो अब किसान को पता लगा है उसकी ताकत कितनी है, और नेताओं को पता लगा है कि आगे से भूल के भी किसान से पंगा नहीं लेना। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं जिसके आधार पे किसान आने वाली लड़ाइयां भी लड़ेगा और जीतेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जो फिलहाल है, और जिस तरीके से बात हो रही है कि आगे भी ये मोर्चा कायम रहेगा, आगे की क्या रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चा की, खासकर एमएसपी को लेकर के? ये किस तरीके से आगे काम करने वाला है? 15 तारीख को हम मिल रहे हैं, 15 जनवरी को, तो उसमें इन तमाम चीजों का फैसला किया जाएगा। मोर्चे को व्यवस्थित रूप से बनाने का फैसला, मोर्चे की आगे की गतिविधियों का फैसला, और एमएसपी पर जाहिर है एक बहुत बड़े और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बुनियाद रखने की हमें काम करना होगा। क्योंकि एमएसपी की लड़ाई में जब तक वो सारा हिस्सा देश का नहीं आता जहां एमएसपी नहीं मिलती, उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ तो एमएसपी का नामो निशान नहीं है। तो इन सारे हिस्से को जोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना, और ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि इस आंदोलन की सफलता के आधार पे अगले चरण का काम ठीक से किया जा सकेगा। अच्छा, एक सवाल दर्शकों की तरफ से है, चिराग जी हैं, उनका ये सवाल आया है कि योगेंद्र यादव जो है वो अपने इलाके में कम एक्टिव नजर आते हैं, तो वो अपने क्षेत्र में इतने एक्टिव क्यों नहीं है, ये वो पूछना चाह रहे हैं। चिराग जी, पता नहीं आपको कैसे लगा मैं एक्टिव नहीं हूँ। 2 साल पहले मैंने तो 10 दिन तक पदयात्रा की अपने इलाके के अंदर, 200 कम से कम 200 किलोमीटर पदयात्रा की, एक एक गांव में गया, मिला। तो मैं, आप ज्यादा एक्टिव चाहते हैं तो चिराग जी जैसे, और खासतौर पे जो नौजवान है, मैं मान के चलता हूँ चिराग भाई नौजवान होंगे, इस इलाके के नौजवान खड़े हों। दक्षिण हरियाणा का अगर चेहरा बदलना है तो दक्षिण हरियाणा को सामंतवाद से मुक्ति दिलानी होगी। ये सामंतवाद का शिकार है, परिवारवाद इनको सिर्फ राहुल गांधी का दिखाई देता है, दक्षिण हरियाणा का परिवारवाद दिखाई नहीं देता लोगों को। दक्षिण हरियाणा को सामंतवाद से, परिवारवाद से और मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने की बेहद जरूरत है। इस संघर्ष में चिराग जी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं तो भाई अपना पूरा बाकी जीवन इसमें लगाने को तैयार हूं। पंजाब चुनावों के लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है, और वहीं बातें ये भी चल रही है कि राज्यपाल जी को लेकर के रूमर्स है फिलहाल कि वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा पंजाब में हो सकते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है उनका पंजाब की राजनीति में जाना, इसको कैसे देखते हैं आप? स्वतंत्र देश है, हर एक का अधिकार है। मेरी सिर्फ 2 ही अनुरोध रहते हैं। पहला ये कि कुछ भी करें, मोर्चे की एकता पे नुकसान ना हो जाए।
मुझे इस बात का अफ़सोस है कि गुरनाम सिंह जी पंजाब जाने से पहले पंजाब के किसान संगठनों से तो पूछ लेते, उनको तो साथ ले लेते। पंजाब के किसान संगठनों को छोड़ के और मैं जाके अचानक मैं कहूँ महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़ूँगा, महाराष्ट्र के किसान संगठनों से बात ना करूँ, तो इससे क्या होगा? मोर्चे की एकता मजबूत थोड़ी होगी, कमज़ोर होगी इससे तो। और दूसरा ये इसका ध्यान रखें कि मोर्चे की ये जो बनी हुई राजनीतिक ताकत जो इतनी मुश्किल से बनी है, ये किसी बनी-बनाई पॉलिटिकल पार्टी की जेब में ना चली जाए। जिन पार्टियों ने आज तक किसान कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। इन सब की जेब में किसानों की आंदोलन की विरासत को रख देना बहुत समझदारी का काम नहीं होगा। इससे आंदोलन मजबूत नहीं, कमज़ोर होगा। राजनीति से ना मुझे पहले परहेज था, ना मुझे आज परहेज है। राजनीति करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ किसान को राजनीति करनी चाहिए। लेकिन राजनीति का मतलब सिर्फ चुनावी राजनीति ना हो, किसान को बड़ी राजनीति करनी चाहिए, छोटी राजनीति करने से फायदा नहीं होगा। थैंक यू योगेन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।